अध्याय 14। जंगल की दया पर। क्लेटन के जंगल में चले जाने के बाद नाविकों एरो के विद्रोही ने अपने अगले कदम के बारे में चर्चा की, लेकिन एक बात पर सभी सहमत थे कि उन्हें लंगर डाले हुए एरो की ओर जल्दी से निकल जाना चाहिए, जहां वे कम से कम अपने अदृश्य दुश्मन के भालों से सुरक्षित रह सकते थे। और इसलिए जब जेन पोर्टर और एस्मेरिल्डा खुद को केबिन के भीतर बंद कर रहे थे, तो काया हत्यारों का दल उन दो नावों में सवार होकर अपने जहाज की ओर तेजी से बढ़ रहा था जो उन्हें किनारे पर लेकर आई थीं। उस दिन टार्जन ने इतना कुछ देखा था कि उसका सिर आश्चर्य से घूम रहा था, लेकिन सबसे अद्भुत दृश्य तो उसके लिए उस खूबसूरत गोरी लड़की का चेहरा था। आखिरकार यहाँ उसकी ही तरह का एक व्यक्ति था, इस बात को लेकर वह आश्वस्त था। और वह युवक और दो बूढ़े व्यक्ति, वे भी वैसे ही थे जैसे उसने अपने लोगों के बारे में कल्पना की थी। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि वे अन्य लोगों की तरह ही क्रूर और क्रूर थे जिन्हें उसने देखा था। तथ्य यह है कि वे सभी पार्टी में से अकेले निहत्थे थे। इस तथ्य का कारण हो सकता है कि उन्होंने किसी को नहीं मारा था। अगर उन्हें हथियार दिए जाते तो वे बहुत अलग होते। टार्जन ने उस युवक को घायल स्नैप्स की गिरी हुई रिवॉल्वर उठाकर अपनी छाती में छिपाते हुए देखा था, और उसने ये भी देखा था कि जब लड़की केबिन के दरवाजे से अंदर आई तो उसने उसे सावधानी से उसकी ओर रख दिया था। उसने जो कुछ भी देखा था उसके पीछे के उद्देश्यों के बारे में उसे कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन किसी तरह सहज रूप से उसे वह युवक और दो बूढ़े पसंद आ गए, और लड़की के लिए उसके मन में एक अजीब सी लालसा थी जिसे वह शायद ही समझ पाता। जहाँ तक बड़ी काली औरत की बात है, वह स्पष्ट रूप से किसी तरह से लड़की से जुड़ी हुई थी और इसलिए वह उसे भी पसंद करती थी। नाविकों और खास तौर पर स्निप्स के लिए उसके मन में बहुत नफरत पैदा हो गई थी। वह उनके धमकी भरे हाव भाव और उनके बुरे चेहरों के भावों से जानता था कि वे दल के बाकी सदस्यों के दुश्मन हैं, इसलिए उसने उन पर कड़ी नज़र रखने का फैसला किया। टार्जन को आश्चर्य हुआ कि वे लोग जंगल में क्यों गए थे। नहीं उसके मन में कभी यह विचार आया कि कोई व्यक्ति झाड़ियों की उस भूल भुलैया में खो सकता है, जो उसके लिए उतनी ही सरल थी जितनी कि आपके अपने गृह नगर की मुख्य सड़क। जब उसने नाविकों को जहाज की ओर जाते देखा और पाया कि लड़की और उसका साथी उसके केबिन में सुरक्षित हैं, तो टार्जन ने उस युवक का जंगल में पीछा करने और यह जानने का फैसला किया कि उसका काम क्या हो सकता है। वह क्लेटन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा और कुछ ही समय में उसे दूर से अंग्रेज की अपने दोस्तों को कभी कभार की जाने वाली आवाज़ें सुनाई दीं। कुछ ही देर में टार्जन उस गोरे आदमी के पास आया जो लगभग थका हुआ था, एक पेड़ के सहारे झुका हुआ अपने माथे से पसीना पोंछ रहा था। वह बंदर आदमी पत्तों की एक परत के पीछे छिपकर अपनी ही जाति के इस नए नमूने को ध्यान से देख रहा था। बीच बीच में क्लेटन जोर से पुकारता रहा और अंततः टार्जन को पता चला कि वह बूढ़े आदमी को खोज रहा था। टार्जन स्वयं उन्हें खोजने के लिए निकलने ही वाला था, तभी उसने एक चिकने चमड़े की पीली चमक देखी जो जंगल में क्लेटन की ओर सावधानी से बढ़ रही थी। ये शीता तेंदुआ था। अब टार्जन ने घास के नर्म झुकाव को सुना और आश्चर्यचकित हुआ कि युवा श्वेत व्यक्ति को चेतावनी क्यों नहीं दी गई। क्या ये हो सकता है कि वह जोरदार चेतावनी को नोटिस करने में विफल रहा हो? टार्जन ने पहले कभी शीता को इतना अनाड़ी नहीं देखा था। नहीं, श्वेत व्यक्ति ने नहीं सुना। शीता झरने की ओर झुकी हुई थी और तभी जंगल की शांति से चुनौती देने वाले बंदर की भयानक चीख उठी और शीता पलटी और झाड़ियों में जा गिरी। क्लेटन चौंक कर खड़ा हो गया। उसका खून जम गया। उसके पूरे जीवन में कभी भी इतनी डरावनी आवाज़ उसके कानों में नहीं पड़ी थी। वह कायर नहीं था, लेकिन अगर कभी किसी इंसान के दिल पर डर की बर्फीली उंगलियां महसूस हुई थीं, तो वह इंग्लैंड के लॉर्ड ग्रास्टोक के सबसे बड़े बेटे विलियम सेसिल क्लेटन ने उस दिन अफ्रीकी जंगल के दुर्गम इलाके में महसूस की थीं। उसके इतने निकट झाड़ियों के बीच से किसी विशालकाय शरीर के टकराने की आवाज़ तथा ऊपर से आती उस रक्त जमा देने वाली चीख ने क्लेटन के साहस की चरम सीमा तक परीक्षा ली, लेकिन वह ये नहीं जान सका कि उसी आवाज़ के कारण उसकी जान गई है, और नहीं यह कि जिस प्राणी ने उसे फेंका था वह उसका अपना चचेरा भाई था, असली लॉर्ड ग्रास्टोक। दोपहर ढलने वाली थी और क्लेटन हताश और निराश होकर इस दुविधा में था कि उसे क्या करना चाहिए।
क्या जंगल में रात में अपनी मृत्यु के लगभग निश्चित जोखिम के बावजूद प्रोफेसर पोर्टर की खोज जारी रखनी चाहिए, या केबिन में वापस लौट जाना चाहिए, जहां वह कम से कम जेन को उन खतरों से बचा सकता था जो उसके सामने हर तरफ से थे। वो उसके पिता के बिना शिविर में वापस नहीं लौटना चाहता था। इससे भी अधिक, वो उसे एरो के विद्रोही सैनिकों के हाथों में अकेला और असुरक्षित छोड़ने या जंगल के सैकड़ों अज्ञात खतरों के बीच छोड़ने के विचार से भी कतराता था। संभवतः, उसने सोचा, प्रोफेसर और फिलिंडर भी शिविर में वापस आ गए होंगे। हाँ, ये संभावना से कहीं ज्यादा थी। कम से कम वह वापस लौटकर देख तो सकता था, इससे पहले कि वह अपनी सबसे निरर्थक खोज जारी रखे। और इसलिए वह चल पड़ा, घनी और उलझे हुए झाड़ियों के बीच से लड़खड़ाते हुए उस दिशा में वापस आ गया जहां उसे लगा कि केबिन है। टार्ज़न को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि वह युवक जंगल में आगे बढ़कर मबोंगा के गांव की ओर जा रहा था, और चतुर युवा वानर मानव को यह विश्वास हो गया कि वह रास्ता भटक गया है। टार्ज़न के लिए यह बात समझ से परे थी। उसका विवेक उसे बताता था कि कोई भी व्यक्ति क्रूर अश्वेतों के गांव की ओर केवल भाले से लैस होकर नहीं जाएगा, जिसे वह जिस अजीब तरीके से लेकर चल रहा था, उससे यह स्पष्ट था कि यह श्वेत व्यक्ति एक अपरिचित हथियार था। नहीं, वह बूढ़े लोगों के निशानों का अनुसरण कर रहा था। वे बहुत पहले ही उस जगह को पार करके चले गए थे, हालांकि यह बात टार्ज़न की आंखों के सामने ताज़ा और स्पष्ट थी। टार्ज़न हैरान था। अगर उसे जल्दी से समुद्र तट पर नहीं ले जाया जाता तो भयंकर जंगल बहुत कम समय में इस असुरक्षित अजनबी को आसान शिकार बना लेता। हाँ, नूमा शेर अभी भी वहां था, जो दाईं ओर एक दर्जन कदम दूर गोरे आदमी का पीछा कर रहा था। क्लेटन ने सुना कि विशालकाय शरीर उसके रास्ते के समानांतर चल रहा था, और अब शाम की हवा में जानवर की गड़गड़ाहट की गर्जना सुनाई दी। आदमी ने भाला उठाकर रुक गया और उस झाड़ी का सामना किया जिसमें से भयानक आवाज आ रही थी। छायाएं गहरी होती जा रही थीं, अंधेरा छा रहा था। भगवान, यहाँ अकेले मरना, जंगली जानवरों के नुकीले दांतों के नीचे चीर फाड़ होना, अपने चेहरे पर उस जानवर की गर्म सांसों को महसूस करना जब उसका बड़ा पंजा उसकी छाती पर कुचला जा रहा हो। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। क्लेटन ने भाला उठाकर अकड़कर खड़े होने का प्रयास किया। कुछ ही देर में झाड़ी की हल्की सरसराहट ने उसे पीछे से चुपके से रेंगती हुई चीज का आभास कराया। वह वसंत के लिए तैयार हो रही थी। आखिरकार उसने उसे देखा, जो 20 फीट की दूरी पर नहीं था। एक विशाल काले बालों वाले शेर का लंबा, लचीला, मांसल शरीर और भूरा सिर। जानवर अपने पेट के बल पर था और बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। जैसे ही उसकी नज़र क्लेटन से मिली, वह रुक गया और जानबूझकर सावधानी से अपने पिछले हिस्से को पीछे खींच लिया। वह आदमी पीड़ा में देखता रहा। उसे अपना भाला चलाने में डर लग रहा था, वह उड़ने में असमर्थ था। उसने अपने ऊपर पेड़ में शोर सुना। उसे लगा कि कोई नया खतरा है, लेकिन वह अपने सामने पीले हरे रंग के गोले से अपनी आंखें हटाने की हिम्मत नहीं कर सका। टूटे हुए बेंजो तार की तरह एक तेज झनकार हुई, और उसी पल एक तीर झुके हुए शेर की पीली खाल में दिखाई दिया। दर्द और गुस्से से दहाड़ते हुए जानवर उछला, लेकिन किसी तरह क्लेटन एक तरफ लड़खड़ा गया, और जब वह फिर से जानवरों के क्रोधित राजा का सामना करने के लिए मुड़ा, तो वह उस दृश्य को देखकर भयभीत हो गया जो उसके सामने था। शेर के हमले को फिर से शुरू करने के लिए मुड़ने के लगभग साथ ही एक अर्धनग्न विशालकाय व्यक्ति ऊपर के पेड़ से सीधे जानवर की पीठ पर गिरा। बिजली की गति से लोहे की मांसपेशियों की परतों से बंधी एक भुजा ने विशाल गर्दन को घेर लिया, और विशालकाय जानवर को पीछे से उठाया गया, दहाड़ते हुए और हवा में पंजे मारते हुए उतनी ही आसानी से उठाया गया जितनी आसानी से क्लेटन ने एक पालतू कुत्ते को उठाया होगा। अफ्रीकी जंगल की धुंध हल्के में उसने जो दृश्य देखा, वह अंग्रेज के मस्तिष्क में हमेशा के लिए अंकित हो गया। उसके सामने खड़ा आदमी शारीरिक पूर्णता और विशाल शक्ति का अवतार था। फिर भी वह बड़ी बिल्ली के साथ अपनी लड़ाई में इन पर निर्भर नहीं था, क्योंकि उसकी मांसपेशियां शक्तिशाली थीं, लेकिन नूमा की तुलना में वे कुछ भी नहीं थीं। उसकी चपलता, उसके दिमाग और उसके लंबे तीखे चाकू के कारण ही वह अपनी श्रेष्ठता का श्रेय लेता था। उसके दाहिने हाथ ने शेर की गर्दन को घेर रखा था,
जबकि बाएं हाथ ने चाकू को बार बार बाएं कंधे के पीछे असुरक्षित हिस्से में घुसा दिया। क्रोधित जानवर ऊपर और पीछे की ओर खींचा गया जब तक कि वह अपने पिछले पैरों पर खड़ा नहीं हो गया। इस अप्राकृतिक स्थिति में नपुंसक रूप से संघर्ष कर रहा था। यदि ये लड़ाई कुछ सेकंड अधिक समय तक चलती तो परिणाम भिन्न हो सकते थे, लेकिन ये सब इतनी जल्दी हुआ कि शेर को अपने आश्चर्य की उलझन से उबरने का भी समय नहीं मिला और वह बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर वह विचित्र आकृति जिसने उसे पराजित किया था शव पर सीधी खड़ी हो गई और जंगली तथा सुंदर सिर को पीछे फेंकते हुए वह भयावह चीख निकाली जिसने कुछ क्षण पहले क्लेटन को इतना भयभीत कर दिया था। उसने अपने सामने एक युवक की आकृति देखी जो एक लंगोटी और हाथों और पैरों में कुछ बर्बर आभूषणों के अलावा नग्न था। उसकी छाती पर एक अमूल्य हीरे का लॉकेट चिकनी भूरी त्वचा पर चमक रहा था। शिकार का चाकू वापस म्यान में रख दिया गया था और वह व्यक्ति अपना धनुष और तरकश वहीं से उठा रहा था जहां उसने शेर पर हमला करने के लिए छलांग लगाते समय उन्हें फेंक दिया था। क्लेटन ने अजनबी से अंग्रेजी में बात की, उसके बहादुर बचाव के लिए उसे धन्यवाद दिया और उसके द्वारा प्रदर्शित अद्भुत शक्ति और निपुणता की सराहना की, लेकिन जवाब में केवल एक स्थिर दृष्टि और शक्तिशाली कंधों का हल्का सा उचकाना था जो कि प्रदान की गई सेवा के प्रति अनादर या क्लेटन की भाषा के प्रति अज्ञानता को दर्शाता था। जब धनुष और तरकश उसकी पीठ पर लटका दिया गया तो जंगली आदमी, जैसा कि क्लेटन अब उसे समझता था, ने एक बार फिर अपना चाकू निकाला और शेर के शव से मांस के 1 दर्जन बड़े टुकड़े काट डाले। फिर अपने घुटनों पर बैठकर उसने खाना शुरू किया। पहले क्लेटन को अपने साथ आने का इशारा किया। मजबूत सफ़ेद दांत भोजन के स्पष्ट स्वाद में कच्चे और टपकते मांस में धंस गए, लेकिन क्लेटन अपने अजीब मेजबान के साथ कच्चा मांस साझा करने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सका। इसके बजाय उसने उसे देखा और जल्द ही उसे यह विश्वास हो गया कि यह वानरों का टार्जन था जिसका नोटिस उसने सुबह केबिन के दरवाजे पर देखा था। यदि ऐसा है तो उसे अंग्रेजी बोलनी होगी। क्लेटन ने फिर से वानर पुरुष से बात करने की कोशिश की, लेकिन अब उसके उत्तर, जो मुखर थे, एक अजीब भाषा में थे जो कि बंदरों की बकबक और किसी जंगली जानवर की गुर्राहट के मिश्रण जैसा लग रहा था। नहीं, ये वानरों का टार्जन नहीं हो सकता, क्योंकि यह स्पष्ट था कि वह अंग्रेजी से बिल्कुल अपरिचित था। जब टार्जन ने अपना भोजन समाप्त कर लिया तो वह उठा और क्लेटन की दिशा से बहुत अलग दिशा की ओर इशारा करते हुए जंगल के बीच से उस स्थान की ओर चल पड़ा जिसे उसने बताया था। क्लेटन भ्रमित और उलझन में था, उसका पीछा करने में हिचकिचा रहा था क्योंकि उसे लगा कि वह जंगल की भूल भुलैया में और भी गहराई तक ले जाया जा रहा है। लेकिन बंदर आदमी ने देखा कि वह उसका पीछा करने के लिए अनिच्छुक है, इसलिए वह वापस लौटा और उसे कोट से पकड़कर घसीटता हुआ ले गया जब तक कि उसे यकीन नहीं हो गया कि क्लेटन समझ गया है कि उससे क्या अपेक्षित है। फिर उसने उसे स्वेच्छा से पीछे चलने के लिए छोड़ दिया। अंततः अंग्रेज ने ये निष्कर्ष निकाला कि वह एक कैदी था, इसलिए उसके पास अपने बंदी के साथ जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, और इस प्रकार वे जंगल में धीरे धीरे यात्रा करते रहे, जबकि अभेद्य वन रात्रि का काला आवरण उनके चारों ओर फैला हुआ था और गद्देदार पंजों की दबी हुई पदचाप, टहनियों के टूटने की आवाज और जंगली जीवन की जंगली पुकारों के साथ मिल रही थी, जिसे क्लेटन ने महसूस किया कि वो उसके करीब आ रहा है। अचानक क्लेटन को बंदूक की हल्की आवाज सुनाई दी, एक गोली, और फिर सन्नाटा। समुद्र तट के किनारे एक केबिन में 2 पूरी तरह से भयभीत महिलाएं एक दूसरे से चिपकी हुई थीं और बढ़ते अंधेरे में एक छोटी सी बेंच पर बैठी थीं। नीग्रो पागलों की तरह रो रही थी, उस बुरे दिन को याद कर रही थी जिसने उसे अपनी प्यारी मैरीलैंड से विदा होने का साक्षी बनाया था, जबकि श्वेत लड़की, जिसकी आंखें सूखी थीं और बाहर से शांत थी, अंदर से डर और आशंकाओं से घिरी हुई थी। उसे अपने लिए नहीं बल्कि उन 3 आदमियों के लिए डर था जिनके बारे में उसे पता था कि वे जंगली जंगल की अथाह गहराई में भटक रहे हैं, जहां से उसे अब अपने शिकार की तलाश में उसके डरावने निवासियों की लगभग निरंतर चीखें और दहाड़ी, भौंकने और गुर्राने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। और अब केबिन की दीवार से टकराते हुए किसी भारी शरीर की आवाज़ आई। वह बाहर जमीन पर बड़े बड़े पंजों की आवाज़ सुन सकती थी। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया,
यहाँ तक कि जंगल का कोलाहल भी एक हल्की सी बड़बड़ाहट में बदल गया। फिर उसने स्पष्ट रूप से बाहर जानवर को दरवाजे पर सूंघते हुए सुना, जहां वह बैठी थी, उससे 2 फीट की दूरी पर नहीं। सहज रूप से लड़की कांप उठी और काली औरत के और करीब आ गई। चुप रहो, उसने फुसफुसाते हुए कहा, चुप रहो एस्मेरिल्डा, क्योंकि महिला की सिसकियों और कराहटों ने उस चीज को आकर्षित कर लिया था जो पतली दीवार के ठीक पीछे वहां पीछा कर रही थी। दरवाजे पर हल्की खरोंच की आवाज सुनाई दी। वह दरिंदा जबरन अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ ही देर में वह रुक गया और फिर से उसने बड़े बड़े पक्षियों को चुपके से केबिन के चारों ओर रेंगते हुए सुना। वे फिर से रुक गए खिड़की के नीचे जिस पर अब लड़की की डरी हुई आंखें चिपकी हुई थीं। भगवान, वह बुदबुदाए, क्योंकि अब चांदनी आसमान के पार उसने जालीदार खिड़की के छोटे से चौकोर हिस्से में एक बड़ी शेरनी का सिर देखा। चमकती हुई आंखें उस पर इरादे की क्रूरता में टिकी हुई थीं। देखो एस्मेरिल्डा, उसने फुसफुसाते हुए कहा, भगवान के लिए हम क्या करें? देखो, जल्दी करो। खिड़की। एस्मेरिल्डा अपनी मालकिन के और भी करीब जाकर चांदनी के छोटे से वर्ग की ओर एक भयभीत नजर डाली। जैसे ही शेरनी ने एक धीमी क्रूर गुर्राहट निकाली, उस गरीब महिला की आंखों के सामने जो दृश्य था वह पहले से ही तनावग्रस्त उसकी नसों के लिए बहुत ज्यादा था। ओह गैब्रिएल, वह चीखी और निष्क्रिय और अचेतन होकर फर्श पर गिर पड़ी। ऐसा लग रहा था कि वो विशालकाय जानवर अनंत काल तक अपने अगले पंजे खिड़की के किनारे टिकाए खड़ा रहा और छोटे से कमरे में घूरता रहा। फिर उसने अपने बड़े बड़े पंजों से जाली की मजबूती को परखा। लड़की की सांस लगभग बंद हो चुकी थी। तभी उसे राहत मिली जब उसका सिर गायब हो गया और उसने खिड़की से जानवर के कदमों की आवाज सुनी। लेकिन अब वे फिर से दरवाजे पर आ गए और एक बार फिर खरोंचना शुरू हो गया, इस बार बढ़ती हुई ताकत के साथ, जब तक कि विशाल जानवर अपने असहाय शिकार को पकड़ने के लिए पूरी तरह से उत्सुकता में विशाल पैनलों को फाड़ नहीं रहा था। यदि जेन को उस दरवाजे की असीम ताकत का पता होता, जो कि टुकड़ों में बनाया गया था, तो उसे इस रास्ते से शेरनी के उसके पास पहुंचने का डर कम होता। जॉन क्लेटन ने जब उस अपरिष्कृत लेकिन शक्तिशाली द्वार का निर्माण किया था, तब उन्होंने ये कल्पना भी नहीं की होगी कि एक दिन 20 वर्ष बाद यह एक सुंदर अमेरिकी लड़की को, जो उस समय अजन्मी थी, एक नरभक्षी के दांतों और पंजों से बचाएगा। पूरे 20 मिनट तक वह जानवर बारी बारी से सूंघता रहा और दरवाजे को फाड़ता रहा। कभी कभी वह चकित क्रोध की जंगली क्रूर चीख निकालता रहा। हालांकि आखिरकार उसने कोशिश छोड़ दी और जेन ने उसे खिड़की की ओर लौटते हुए सुना, जिसके नीचे वह एक पल के लिए रुकी और फिर उसने अपना भारी वजन उस पुरानी जाली पर फेंका। लड़की ने टक्कर के कारण लकड़ी की छड़ों को कराहते हुए सुना, लेकिन वे टिकी रहीं और विशाल शरीर नीचे जमीन पर गिर गया। शेरनी ने बार बार ये हथकंडे दोहराए, जब तक कि अंत में अंदर के भयभीत कैदी ने जाली के एक हिस्से को टूटते हुए नहीं देखा और एक पल में एक बड़ा पंजा और जानवर का सिर कमरे के अंदर घुस गया। धीरे धीरे शक्तिशाली गर्दन और कंधों ने सलाखों को अलग कर दिया और लचीला शरीर कमरे में दूर दूर तक फैल गया। जैसे कि वो किसी मदहोशी में हो, लड़की उठी, उसका हाथ उसकी छाती पर था, उसकी बड़ी बड़ी आंखें उस जानवर के चेहरे को घूर रही थीं जो उससे लगभग 10 फीट की दूरी पर था। उसके पैरों के पास नीग्रो का क्षत विक्षत रूप पड़ा था। अगर वो उसे जगा पाती तो उनके संयुक्त प्रयास से उस क्रूर और खूनी घुसपैठिए को पीछे धकेला जा सकता था। जेन ने झुककर काली औरत का कंधा पकड़ लिया। उसने उसे जोर से हिलाया। एस्मेरिल्डा, एस्मेरिल्डा, वह चिल्लाई, मेरी मदद करो, नहीं तो हम खो जाएंगे। एस्मेरिल्डा ने अपनी आंखें खोलीं। पहली चीज जो उनके सामने आई वह भूखी शेरनी के टपकते हुए नुकीले दांत थे। एक भयभीत चीख के साथ वह बेचारी महिला अपने हाथों और घुटनों के बल उठी और इसी स्थिति में कमरे में भागती हुई पूरी ताकत से चिल्लाने लगी, ओ गैब्रिएल, ओ गैब्रिएल। एस्मेरिल्डा का वजन लगभग 280 पाउंड था और उसकी अत्यधिक जल्दबाजी, उसके अत्यधिक मोटापे के कारण एक बहुत ही आश्चर्यजनक परिणाम सामने आया जब एस्मेरिल्डा ने चारों पैरों पर यात्रा करने का निर्णय लिया। एक क्षण के लिए शेरनी चुप रही और उसकी तीव्र दृष्टि इधर उधर भागती एस्मेरिल्डा पर थी,
जिसका लक्ष्य अलमारी थी, जिसमें वह अपना विशालकाय शरीर ठूंसने का प्रयास कर रही थी। लेकिन चूंकि अलमारियां एक दूसरे से केवल 9 या 10 इंच की दूरी पर थीं, इसलिए वह केवल अपना सिर ही अंदर डालने में सफल रही, जिसके बाद एक अंतिम चीख के साथ, जिसने जंगल की आवाज़ों को फीका कर दिया, वह एक बार फिर बेहोश हो गई। एस्मेरल्डा के धंसने के साथ ही शेरनी ने अपने विशाल शरीर को कमजोर होती हुई जाली से बाहर निकालने के लिए पुनः प्रयास शुरू कर दिए। दूर की दीवार के सहारे पीली और कठोर खड़ी लड़की लगातार बढ़ते आतंक के साथ भागने का कोई रास्ता तलाश रही थी। अचानक उसके हाथ, जो उसकी छाती पर कसकर दबा हुआ था, ने रिवॉल्वर की सख्त रूपरेखा महसूस की, जिसे क्लेटन ने दिन में पहले उसके पास छोड़ दिया था। उसने तुरंत उसे उसके छिपे हुए स्थान से छीन लिया और शेरनी के चेहरे पर सीधा करके ट्रिगर खींच दिया। ज्वाला की चमक, स्राव की गर्जना तथा पशु की ओर से दर्द और क्रोध की गर्जना उत्पन्न हुई। जेन पोर्टर ने उस विशालकाय आकृति को खिड़की से गायब होते देखा और फिर वह भी बेहोश हो गई। रिवॉल्वर उसकी बगल में गिर गई, लेकिन साबोर की मौत नहीं हुई। गोली ने उसके एक बड़े कंधे पर दर्दनाक घाव कर दिया था। यह उस चकाचौंध करने वाली चमक और बहरा कर देने वाली गर्जना से आश्चर्यचकित होने के कारण था, जिसके कारण वह जल्दबाजी में लेकिन अस्थायी रूप से पीछे हट गई थी। अगले ही क्षण वह पुनः जाली के पास पहुंच गई और नए क्रोध के साथ छिद्र पर पंजों से प्रहार करने लगी, लेकिन उसका प्रभाव कम हो रहा था, क्योंकि घायल अंग लगभग बेकार हो चुका था। उसने देखा कि उसका शिकार 2 औरतें फर्श पर बेसुध पड़ी थीं। अब कोई प्रतिरोध नहीं था जिसे दूर किया जा सके। उसका मांस उसके सामने पड़ा था और सबोर को उसे लेने के लिए केवल जाली के माध्यम से अपना रास्ता बनाना था। धीरे धीरे उसने अपना विशाल शरीर इंच इंच करके छेद से बाहर निकाला। अब उसका सिर अंदर था, अब उसका एक बड़ा अग्रभाग और कंधा। उसने सावधानीपूर्वक घायल अंग को ऊपर खींचा और उसे धीरे से कसी हुई सलाखों के पार ले गई। एक क्षण और दोनों कंधे, लंबा, सुडौल शरीर और संकीर्ण कूल्हे तेजी से फिसलते चले जाएंगे। ये दृश्य देखकर जेन पोर्टर ने पुनः अपनी आंखें खोलीं।